बच्चों, आज सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बिकॉज अगर आप लोग फिजिक्स से समस्या जूझ रहे हैं, आपको फिजिक्स के अंदर कहीं भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये एकमात्र सिंगल ऐसी वीडियो होगी जो आपको पूरा मार्गदर्शन बताएगी। और इस वीडियो के अंदर मैं कोई बहुत हाई फाई चीजें नहीं बोलूंगा। मैं ये नहीं कहने वाला कि ये पहाड़ जितनी किताबें हैं ये कर ले, इससे फिजिक्स समझ में आ जाएगी। मैं तुझे वो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो मुझे मेरे इस जीवन काल के अंदर इस फिजिक्स सब्जेक्ट ने, जो जिसको मैंने बहुत क्लोजली बहुत पास से बच्चों को पढ़ाया भी है, देखा भी है कि वो कौन सी बेसिक हाइजीन वाली बातें हैं, अगर आप लोग अपनी एक हैबिट के अंदर उसे इंक्लूड करें, डेली लाइफ के अंदर इंक्लूड करें, तो फिजिक्स के अंदर बेटा आप सच में ईश्वर भी बन सकते हैं। फिजिक्स के गॉड बनने का तरीका ये वीडियो मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर आपको सारी बात समझा देगी। ठीक है जी, तो कंप्लीट रोड मैप आपके सामने रखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो बच्चे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब रहें। ये विनय शूर सर आपके लिए फिजिक्स की जर्नी को बहुत आसान बनाएंगे, और आप लोगों के लिए हमने कई बार इन चैनल्स पे आप लोगों के लिए बहुत सारा ऐसा कंटेंट भी डाला है जो आपकी इस जर्नी में आपका पूरा सपोर्ट करती है। सब्सक्राइब से बच्चे जरूर रहें। अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखो यार, सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं बच्चों। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि फिजिक्स को प्राइमरीली दो चीजें जो हैं जो आपकी स्ट्रांग करती हैं। वो कौन सी दो चीजें हैं जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं? एक है मेरे बच्चों आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, कि आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट कितना स्ट्रांग है, जिसके अंदर मेजरली प्राइमरीली सॉल्विंग आती है। देखो, मैथ्स इज नॉट अबाउट थ्योरी, मैथ्स इज अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द क्वेश्चंस, इट इज अबाउट द सॉल्विंग द डिफरेंट वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस, जिसके अंदर बहुत सारा मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफिकल एस्पेक्ट्स आपके कितने स्ट्रांग हैं, ये फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पहला पार्ट तो आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कितना है। दूसरा पार्ट जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं फिजिक्स के अंदर बच्चों, वो है आपकी फिजिक्स के अंदर खुद की इंट्यूशन, जो कि आपकी डेवलप होती है। कितना एक्सपोजर आपने फिजिक्स के अंदर राइट कंटेंट का किया है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि शायद सर इंट्यूशन का मतलब होता है थ्योरी, कि थ्योरी और पढ़ूंगा तो क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इंट्यूशन का मतलब यहां पे ये होता है कि आपने राइट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस का कंटेंट क्या खुद एक्सपोज किया है। क्योंकि बेटा ये बात याद रखिए, आपकी कुछ थ्योरी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके कुछ थ्योरी क्लियर होती है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि आपका डेवलप होता है समय के साथ। तो मैं आज आप लोगों को इन दोनों एस्पेक्ट्स को ही बिल्ड करने के कुछ कुछ टेक्निक्स और मेथड्स बताऊंगा। आराम से बैठ के सुनते जाइए। सबसे पहले इंट्यूशन वाले पार्ट को पकड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपके दिल और दिमाग में इंट्यूशन बहुत आती है। अच्छा यार, ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगा, ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगा। तो इंट्यूशन में सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं मेरे भाई, ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन या वीकेंड की या एक संडे की प्रैक्टिस है। ये आपको हर दिन अपने अंदर इन हैबिट डेवलप करनी है। अपने आसपास के फिनोमेनास को ऑब्जर्व करिए, मोशन, फ्लूइड्स, कोलिजन, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये बिजली आ रही है, कहां से आ रही है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब्जेक्ट के अंदर अपनी रियल लाइफ के साथ उसको रिलेट करते हैं, तो आप फिर प्रॉब्लम्स के अंदर भी सिचुएशंस को बेहतर समझ पाते हैं, और एक अपना बेसिक रिसेप्टिवनेस टुवर्ड्स द क्वेश्चन आपका जो है मेरे बच्चों को डेवलप होता है। ये मैंने बहुत सारे अपने अच्छे स्टूडेंट्स के साथ फॉलो किया है, उनके साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो जो आप करते हैं इसे प्रमोट करिए, इसको डिस्करेज मत करिए। मैं हमेशा प्रमोट करता हूं कि अगर आप फिजिक्स को रियल लाइफ के साथ जितना ज्यादा रिलेट करेंगे, आप लोगों के लिए उतने ही ज्यादा ये बेहतर होगा। दूसरा मेरे बच्चों, आपको पता नहीं कितना शौक है इस चीज का या नहीं, मैंने ऐसा कई बार देखा है कि जो बच्चे चीजों को, जो उनके टॉयज होते हैं, कई बार उनको डिसमेंटल करते हैं। जैसे मेरा खुद का बेटा बहुत करता है। तो अभी रिसेंटली उसने डिसमेंटल करके, उसके पास एक रॉबोट था, उसको डिसमेंटल करके उसने उसकी बोट बनाई है। तो एक और स्ट्रक्चर से उसका एक ट्रांसफॉर्मर टाइप बना दिया, जो कि बोट जो है, जो आपके घर के जो है पानी, उसको उसने प्रॉपर मुझे टब के अंदर चला के दिखाई है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर आप लोग किसी चीज को डिसमेंटल करके उसको रिकंस्ट्रक्ट जब करते हैं, तो उससे भी आप लोगों का जो पार्ट है, बेसिक एलिमेंट, बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी, आई विल से, ठीक है, छोटी क्लासेस के बच्चे तो जरूर इसे करें, बट हाँ, सीनियर वाले वर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी भी बहुत सारे काम करने हैं। बट दिस वर्क्स इन फिजिक्स। तो ये जो सेशन है ना, ये सेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेई के बच्चों के लिए है या नीट के बच्चों के लिए है। आप किसी भी क्लास में हैं, अगर आप फिजिक्स वाले एस्पेक्ट को एक बेसिक हाइजीन के साथ डेवलप करना चाहते हैं, दिस सेशन विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। और हाँ मेरे भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिजिक्स के अंदर ऐसा मुझे लगता है कि जब आप ऐसा राइट एक्सपोजर का कंटेंट देख लेते हैं, तो काफी हद तक आपकी वो स्टेज डेवलप हो जाती है कि आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले काफी हद तक क्लैरिटी होती है इसका आंसर कैसा आने वाला है। तो वो भी आपका जो एस्पेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है जब बच्चे उस स्टेज पे आ जाते हैं, अच्छा ये जो है इस कैटेगरी का सवाल है, तो इसका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, ये पार्ट भी उनके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, और वो एक लूप है, उस कॉन्फिडेंस से उसकी ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इंप्रूव हो पाती है। देन मेरे बच्चों, जो मैं आपको बात कहना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चे इसे फॉलो करते हैं। मुझे ऑनेस्टली आप चैट बॉक्स में, कमेंट्स में बताइएगा भी, आप किसी भी फॉर्मूले के पीछे के जो रीजंस हैं, जो उसकी डेरिवेशंस हैं, क्या उनकी तह तक जाते हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ तो है आपके लॉस, जैसे कूलम्स लॉ का Q1 Q2 बाय R², ये एक लॉ है, तो लॉ को तो लॉ की तरह पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे आप उस फॉर्मूले के ओरिजिन पे जा सकते हैं, निकला कहां से, तो उससे फिर आपको क्या रियल अजम्पशंस पता लगती हैं कि उसके पीछे का रियल कारण क्या है, अच्छा ये लॉ ऐसा क्यों है। तो जब वो आप लोग अपने अंदर इंक्विजिटिवनेस लेके आते हैं, उससे आपकी ओवरऑल फिजिक्स इंप्रूव होती है। ये मैंने कई बार बहुत सारे अच्छे बच्चों के साथ बहुत एक स्ट्रेंथ देखी है कि जब ओरिजिन के पीछे वो जाते हैं तो काफी है ना। देखो हर चीज का ओरिजिन भी आप नहीं ढूंढ सकते, लेकिन जहां जहां रेलेवेंट है वो टीचर से डिस्कस जरूर करिए, उसको जरूर एक्सपीरियंस करिए, एक्सप्लोर करिए, उससे जरूर आप लोगों का ओवरऑल फिजिक्स जो है मेरे बच्चों वो बहुत इंप्रूव होता है। अपनी बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि जब भी आप कोई सॉल्विंग कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चन खुद से जरूर पूछो कि यार ये मेथड क्यों वर्क किया, ये मेथड क्यों वर्क नहीं किया, क्या इस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका भी है। देखो मैं ये बात पर्सनली मानता हूं, जितने ज्यादा सवाल आप लोग अपने अंदर सॉल्विंग के दौरान पूछेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप से अच्छा ऐसे हो सकता है, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ये बिल्कुल वैसी वाली बात है। आप सोच के देखो, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, जितने ज्यादा ब्लड टेस्ट करा के प्रॉपर तह तक जाके अच्छा मेरे रात को सोते टाइम ये दर्द होता है, उतना बेहतर आपका डायग्नोसिस होता है। आप सिंपल बोलोगे मैं बीमार हूं, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर आपका करके आपको भेज देगा। लेकिन जितना हम फाइन लेवल पे जाके अच्छा ये कर सकते थे, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, वो सारे सवालों को स्ट्रांगली मैं इंकरेज करता हूं, अपनी प्रैक्टिस के अंदर जरूर लेके आए। एंड देन मेरे बच्चों, ये एक कुछ सॉल्विंग के ऊपर अब मैं आपके सामने आ रहा हूं, ठीक है ना। अब सॉल्विंग के ऊपर मैं आपके सामने आ रहा हूं। ये हमारा इंट्यूशन वाला पार्ट था। सॉल्विंग के अंदर हमें क्या करना है, तो देखिए सॉल्विंग के अंदर मुझे ऐसा लगता है जब भी मतलब सॉल्विंग का मतलब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपका हो गया, इस पार्ट को मजबूत करने के लिए आप लोगों को कुछ खास चीजों पे बहुत ध्यान देना है, जैसे कि फ्री बॉडी डायग्राम, डायमेंशन एनालिसिस, लिमिटिंग केस एनालिसिस, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, वेक्टर रेजोल्यूशन, ये कुछ बेसिक्स हैं। ये फिजिक्स के सॉल्विंग को एनहांस करते हैं। यार मैथमेटिक्स करने के लिए कुछ बेसिक हथौड़ी चाहिए आपके हाथ में, ठीक है ना। उसके बाद आप एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कर पाएंगे, कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे, डिस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तो फिजिक्स के अंदर ग्राफिकल एनालिसिस, वेक्टर्स हो गया, डायमेंशनल हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम, इनके ऊपर थोड़ा सा हाथ साफ होना चाहिए। इसके बाद फिर आप अपनी अगली स्टेप्स के ऊपर मेरे बच्चों जा सकते हैं। अब अगले स्टेप्स मेरे बच्चों बहुत सिंपल है। आप जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करो, मतलब उसके अंदर आपको पता होना चाहिए यार ये प्रॉब्लम लेंदी है, ये प्रॉब्लम इजी है। देखो हर प्रॉब्लम लड़ने वाली नहीं होती, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको बता रहा हूं। इट्स नॉट अबाउट ओनली साइंस। जीवन की हर लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती, कुछ लड़ाइयां हमें चूज करनी पड़ती हैं, कब लड़ना है, कौन सी लड़नी है, किस पे कितनी एनर्जी लगानी है। तो ये बात आप याद रखिए कि आपको प्रॉब्लम्स के साथ भी ये बिहेवियर रखना है। सब प्रॉब्लम्स एक समान नहीं होती, नंबर सबके 4 होते हैं। तो टफ प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं करनी, लेकिन पेपर में ये आपको पता हो कि ये टफ प्रॉब्लम है, तो मैं अभी नहीं करूंगा, मैं एंड में करूंगा, ताकि मेरा मेरा मेन पेपर जो है, बाकी पेपर वो छूट ना जाए। तो प्रॉब्लम्स का एक बाइफरकेशन जरूर दिमाग में रखो सॉल्व करने से पहले, इजी है, लेंदी है, टफ है। और मैं तो ये बार बार बोलता हूं, एक्सट्रीम टफ प्रॉब्लम्स को अपने घर के अंदर भी आप लोग छोड़ने की हैबिट बनाओ कि अभी नहीं करूंगा, एक बार पूरी असाइनमेंट, पूरा होमवर्क, पूरी शीट खत्म करने के बाद अटेम्प्ट करूंगा, एक दिन कल का भी लगाऊंगा। लेकिन ये हैबिट जब आप घर पे डेवलप नहीं करते और पेपर में जाते हो, तो पेपर में भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाता। आप 10 मिनट वेस्ट करके गलत करके आगे बढ़ते हो, जो कि आपका एक नेगेटिव लूप बनता है। तो घर के अंदर भी अपनी प्रॉब्लम्स को उस हिसाब से पिक करो कि यार हाँ अभी नहीं भिड़ूंगा, इसके अंदर मैं भिड़ूंगा, कुछ समय के बाद भिड़ूंगा। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फ्लुएंसी आपकी होनी चाहिए, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक, वेक्टर्स और कैलकुलस, जो मैं आपको बोल चुका हूं, ये एक बेसिक हाइजीन है। इसको स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपकी ओवरऑल चीजें बेटर होंगी। बाकी ये कुछ खास टॉपिक्स है मेरे बच्चों फिजिक्स में, मुझे ऐसा लगता है जो अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पे ज्यादा रखोगे तो आपकी ओवरऑल फिजिक्स की जो सॉल्विंग है वो बेटर होगी, जिसमें न्यूटन्स लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया और इक्विलिब्रियम हो गया। चलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो कोई इतना खास नहीं है, लेकिन ये इसमें कंजर्वेशन ऑफ मेजर जो है मोमेंटम और एनर्जी की बहुत सारी कंबाइंड प्रॉब्लम्स जो आप लोगों की आती हैं, जिसके अंदर आप लोग एनर्जी मोमेंटम दोनों कंजर्व करते हो, वो वाले केसेस आपके ओवरऑल फिजिक्स और मैकेनिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करते हैं। तो उनके ऊपर जरूर मेरे बच्चों थोड़ा ज्यादा आप लोग टाइम लगाएं। और एक क्रिटिकल एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, सभी बच्चे मुझे प्रॉमिस करो यार, जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा ना, ये जरूर पक्का करना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है, ये आपकी फिजिक्स को बिल्ड करेगी। क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, आपको ये सवाल जरूर पूछने हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। डेवलप योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू, कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन। देखो टीचर आप लोगों को एक बेसिक हेल्प और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है क्लास में, अच्छा अब इसके ऊपर आप अपनी बैटिंग करो, ठीक है। अगर टीचर नहीं होगा तो वो प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में आपकी सारी एनर्जी खर्च हो देगी। तो टीचर के होने से आपको वो प्लेटफॉर्म मिलता है कि अब ग्राउंड बन गई, अब खेल। अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप करो, सवालों के अंदर डिग इन करो, अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, इसको करने का एक और तरीका क्या है। सही सॉल्यूशन टीचर से जरूर पूछो, लेकिन तुमने क्या गलती की वो जरूर अपने अंदर दिमाग में रखो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेंटेन्ड अ एरर लॉग रिकॉर्ड कंसेप्चुअल मिस्टेक्स, नॉट जस्ट द आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो बुक के अंदर ना
आपको सही आंसर्स मिलते हैं। गलत आंसर जो है वो आपके खुद की कॉपी के अंदर ही होंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को जब पहली बार अटेम्प्ट किया मैंने ये गलती की। अपना एरर लोग बनाओ बेटा, ये सबसे क्रिटिकल है। मैं यहां लिख भी देता हूं, इससे ज्यादा क्रिटिकल कुछ नहीं है आज के सेशन के अंदर। बच्चे यही नहीं करते, आप लोग सही सोल्यूशन देख के आगे बढ़ जाते हो। ये नहीं करना भाई तेरी गलती क्या थी, क्योंकि आगे चल के तुझे तेरी गलतियां ही देखनी होंगी। पूरा सिलेबस नहीं देख पाएगा जब पेपर तेरा पास होगा, तेरे को वही देखना, अच्छा ये सिली मिस्टेक करता हूं, अच्छा ये मिस्टेक करता हूं, ये मैं ना करूं। तो अपनी एक एरर लॉगबुक जरूर बनाओ, ठीक है जी, और उसके अंदर पूरा डिटेल में अच्छे से लिखो, ये सिली मिस्टेक करता हूं, ये कंसेप्ट मिस्टेक थी, ये सिली मिस्टेक थी। बाइफरकेशन बनाओ, जितना डीप लेवल पे बनाओगे उतना आप लोगों के लिए बेटर है। और हर मिस्टेक को एक्सप्लेन करो और उनको रिव्यू करो इमीडिएटली, ताकि आप लोग अपने रिपीटेड एरर्स ना करें। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले टेस्ट में जो गलती की सेम मिस्टेक अगले टेस्ट में, सेम मिस्टेक अगले टेस्ट में। क्यों? क्योंकि आप कॉशियस नहीं हो, वो आप सिली मिस्टेक अनकॉशियसली बार बार कर रहे हो। तो जब उसे बार बार देखोगे ना, हो सके तो एरर लॉगबुक का एक चार्ट ही बना लो अपने रूम में, बड़े बड़े चार्ट लगा दो और उसके अंदर उसे भरते जाओ, और उसके अंदर हर वक्त आपके सामने वो एक्सपोजर आपको मिले, अच्छा ये वो सिली मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी, ये करना है। बच्चों ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, आप लोग इन्हें जरूर फॉलो करें। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग इससे बहुत फायदा ले पाएंगे और आपको एक्चुअली समझ में आएगा सर कहना क्या चाहते हैं। अब मैं जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे एक ये सवाल है, इस सवाल को देखिए, इस सवाल के थ्रू आपको पूरी क्लैरिटी समझ में आ जाएगी विनय सर कहना क्या चाहते हैं। ये एक एनएससीपी का पीवाईक्यू है, 2027 का पीवाईक्यू है। मैं आपको सवाल बता देता हूं। सवाल यार ये है कि एक छोटी सी बुलेट है जिसका मास एम है, इसको आप एक यू वेलोसिटी से एक बड़े ब्लॉक के अंदर, है ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी लेवल का सवाल है, और आप अच्छे ब्लॉक के अंदर जहां पे एक स्टॉपर भी हमने लगाया हुआ है उसके अंदर आपने इसको थ्रो किया, है ना, और बड़े ब्लॉक का जो मास है मेरे भाई वो कैपिटल एम है, और ये बुलेट अगर स्टॉपर लगा है तो ये बुलेट इसके अंदर पेनिट्रेट करके एक डिस्टेंस रुक जाती है, इट कम्स टू रेस्ट, और वो जो डिस्टेंस है मेरे बच्चों वो हमारा एस है। अब वो ये कह रहा है कि अगर मैं इस स्टॉपर को अगर हटा दूं और सेम बुलेट अगर है और सरफेस सारा स्मूथ है, अगर इस ब्लॉक के अंदर हम हिट करें तो उस केस में कितना डिस्टेंस चल के, है ना, वो हमारा जो बुलेट है वो रिलेटिव रेस्ट पे आ जाएगी। क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है कि जब ये बुलेट इसके अंदर जाएगी और जब ये दोनों मोशन पे होंगे, है ना, तब सोच के फील करो इस बात को, तो मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट तो नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट भी चलना शुरू कर देगा, बट हाँ आप ये बोल सकते हो स्मॉल एम और कैपिटल एम उसके बाद दोनों एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल के रुक जाएंगे, और आपको ये निकालना है कि यार ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये एस डैश, अब अंदर कितना चल के वो रुकेगी। ये सवाल था आपका। अब मैं आपको मस्त बताता हूं, देखो आप एक तो चलो नॉर्मल तरीका है, इसके अंदर आपका मोमेंटम कंजर्व भी होगा आपका, ठीक है, और आप मोमेंटम कंजर्व करते हुए आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशंस डेवलप करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एक नॉर्मल तरीका है आपका। दूसरा एक और बेटर तरीका क्या है कि आप थोड़ा कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व करें कि ये बात तो पक्की है कि यार एस एस डैश के बराबर तो नहीं होगा, ठीक है, तो आपको ये थोड़ा बहुत आना चाहिए कि अच्छा यार ये इसके बराबर नहीं होगा। कुछ और अपने अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर ये चीजें डेवलप होगी। एक बात तो पक्की है कि यार यहाँ पे सारी एनर्जी इसके अंदर एक डिस्टेंस चल के यूज होगी। अब यहाँ पे जो भी इसकी एनर्जी थी वो इस बड़े ब्लॉक के अंदर भी जाएगी, उसको भी किनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो एक बात तो और समझ में आ रही है कि जो एस डैश है वो एस से छोटा है, एस डैश जो है वो एस से छोटा है, ठीक है, तो एस डैश एस से छोटा आपको यहां भी दिख रहा है, आपको यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो बी सी डी तीनों में से एक ऑप्शन आंसर है, लेकिन एलिमिनेट मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, क्योंकि इस बार एनर्जी शेड होगी तो ये जो डिस्टेंस होगा ये थोड़ा सा कम होगा। आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएं यहाँ पे। अच्छा सर एक चीज और मुझे समझ में आती है कि अगर मैं इस मास को इन्फिनिटी ले लूं, सोच के देखो जरा, मैं अगर इस मास को इन्फिनिटी ले लूं, कैपिटल एम को इन्फिनिटी ले लूं, तो ये इतना भारी मास है कि बुलेट उसके अंदर जाएगी, मास चल ही नहीं पाएगा। तो अगर मैं मास को इन्फिनिटी ले लूं तो ये सेम केस दोबारा रिपीट हो जाएगा, ये बड़ा मास हमारा मूव ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इतना बड़ा है, तो उस केस में एस डैश एस के बराबर होगा। तो मास को इन्फिनिटी पुट करने में एस एस डैश के बराबर आना चाहिए। आप देखो क्या बी ऑप्शन में आ रहा है, मास को इन्फिनिटी पुट के एस डैश हमारा 0 आ रहा है, रिजेक्ट हो गया, ये भी हमारा रिजेक्ट हो गया, स्मॉल एम है नीचे इन्फिनिटी है। अब देखो ये इतना बड़ा है, एम 0 मान लो तो ये 1 हो गया, ये ऑप्शन आपका बेटर आंसर है। तो आप समझ रहे हो एक एनएसईपी का पीवाईक्यू भी मेरे बच्चों आप लोग थोड़े और अलग अंदाज से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, देखो राइट तरीका किताबों में मिल जाएगा, ये वाले जो मेथड्स होते हैं ना ये खुद सोच के डेवलप होते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। ये बच्चे जब मुझसे पूछते हैं ना क्लास में सर कोई और तरीका, तो फिर हम ये तरीके निकालते हैं। तो ऐसे आपको खुद के साथ करना है, ठीक है, कि अच्छा ये हो गया, अब क्या मैं आगे बढ़ूं या इसके ऊपर थोड़ा और टाइम लगाऊं। आई होप मेरे बच्चों आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, विनय सर यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख भी दी हैं ताकि आप लोगों का जो ब्रेन है वो अच्छे से डेवलप हो। तो बच्चों फिजिक्स को मजबूत कैसे किया जा सकता है, आई होप आपको ये कुछ बेसिक्स आज इस वीडियो के माध्यम से समझ में आए होंगे। आशा करता हूं आपको आपकी इस फिजिक्स को बिल्ड करने में ये वीडियो बहुत हेल्प की होगी। और एक लेवल और आगे बढ़ने के लिए अगर आपको लगता है कि नहीं सर फिजिक्स में हमें आप ही से ऐसे ही क्लासेस में बैठ के स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा कोर्स पढ़ना है,
लॉन्ग टर्म पढ़ना है तो भाई मेरे साथ तुम फुल फिजिक्स मास्टरी कोर्स के अंदर आ सकते हो। ये मेरा ही बैच है। इस बैच के अंदर अभी हमने जस्ट सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया, और सर्कुलर मोशन वो पॉइंट है जहां से फिजिक्स मैकेनिक्स बिल्ड होनी शुरू होती है। तो ये लॉन्ग टर्म बैच है। जो बच्चा 2027 में एनएससीपी या 28 में मेंस देना चाहता है, ये उनके लिए बैच है। तो 10th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास के बच्चे इस बैच के अंदर हिस्सा बन सकते हैं। और इसमें खुद मैं आपको पढ़ाता हूं, मेरा खुद का बैच है। आपके पास 2 वर्जन है, आप बैच के अंदर भी आ सकते हैं, और आप इस बैच के साथ हमारा जो जो मटेरियल है उसका हार्ड कॉपी अपने घर पे मंगवा सकते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म पढ़ने तो खुद की बुक्स आपके पास हो। तो 7 बुकलेट्स फिजिक्स की, जिसे हम तत्व बोलते हैं, आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी। तो आप इसमें आ जाओ, या इसके अंदर सॉफ्ट कॉपी तो हम आपको दे देंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये मेरा खुद का बैच है, ये ऐसा नहीं है कि किसी और के बैच के अंदर मैं आपको भेज रहा हूं, ठीक है। या अगर आप लोग चाहते हैं कि यार मुझे अभी 2026 के अंदर ही एनएससीपी देना है और 27 के अंदर मैं जेईई मेन टारगेट कर रहा हूं, और जेईई मेन से पहले मेरा पूरा फिजिक्स 11th 12th का अच्छे से क्विकली क्रैश कोर्स की तरह रिवाइज हो जाए, जिसके अंदर मैं पूरा मतलब एक क्लास में एक चैप्टर खत्म करके अच्छे से क्वेश्चंस के साथ आपको पूरा रिवीजन मिले, आपको असाइनमेंट्स मिले बाद में, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्विकली अगर आप पूरा कोर्स 11th 12th का रिवाइज करना चाहते हैं तो मेरे एनएससीपी क्रैश कोर्स का हिस्सा भी बन सकते हैं। जो बच्चे 2027 के लिए जेईई मेन दे रहे हैं उनके लिए बहुत रेलेवेंट कोर्स रहेगा। पूरी फिजिक्स आपकी अच्छे से रिवाइज हो जाएगी बिफोर योर जेईई मेन एग्जाम, ठीक है। तो ये भी मेरा ही बैच है, इसके अंदर भी आप बन सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 6000 रुपीज आपके लिए रखा हुआ है। दोनों के लिंक्स मेरे बच्चों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। कोई और अगर आप लोगों की क्वेरी है तो आपको नीचे एक नंबर भी दिख रहा होगा, उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, और आप मेरे इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए आपको किस और वीडियो की तलाश है, मैं जरूर पूरा प्रयास करूंगा आपके लिए उस वीडियो को लाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी बेटा।